हेलो एवरीवन, आज हम गैस लेज़र के सबसे स्पेशल और फर्स्ट लेज़र जो सक्सेसफुल हुआ था हीलियम नियॉन लेज़र, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गैस लेज़र में सबसे पहले जो सक्सेसफुल लेज़र था वो हीलियम नियॉन लेज़र था। अब हीलियम नियॉन लेज़र का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम इस वीडियो में दिखाएंगे और एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन आपको गूगल पर से मिल जाएगी और वो बहुत इजी भी है। तो मेन आपका जो हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में जानना है तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझना है। तो कंस्ट्रक्शन हम पहले देखते हैं हीलियम नियॉन लेज़र की। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम एक ट्यूब ले रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। कैसी ट्यूब है? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज जो ट्यूब है वो पायरेक्स ग्लास की बनी है। पायरेक्स ग्लास की बनी हुई है डिस्चार्ज ट्यूब, और इसकी जो लेंथ होती है ट्यूब की वो होती है 40 सेंटीमीटर। इस ट्यूब की जो लेंथ होगी वो 40 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर होगा वो 1 mm का होगा। इसके बाद इस ट्यूब में जो हम देखेंगे कि हीलियम और नियॉन लेज़र की गैस इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो कितना रेशियो में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखें कि हीलियम और नियॉन जो मिक्स गैस हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका जो रेशियो होगा वो 10:1 होगा। मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम सो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नियॉन। इस तरह का जो रेशियो होगा वो ही हमारे लिए सक्सेसफुल लेज़र बीम को प्रोवाइड करेगा। इस तरह के रेशियो में अब हम इसके दोनों तरफ बायोसिलिकॉन यानी कि एक प्लेट जो होगी वो हम यहाँ पे रखते हैं एक एंगल पे, ब्रूस्टर एंगल, जो कि वेवलेंथ वाले चैप्टर में आपको या वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये ब्रूस्टर एंगल पे मैंने एक प्लेट रखी है बोरोसिलिकेट, इसका नाम है बोरोसिलिकेट। ये बोरोसिलिकेट की दोनों प्लेट्स को ब्रूस्टर एंगल पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस ट्यूब की। इतना होने के बाद अब हम इसके दोनों तरफ मिरर लगाएंगे, पार्शियली रिफ्लेक्टेड और परफेक्टली रिफ्लेक्टेड। सो यहाँ पे मैं जो बीम लगा रही हूँ वो परफेक्टली रिफ्लेक्टेड है और यहाँ पर जो मिरर लगा रहे हैं वो पार्शियली रिफ्लेक्टेड होगा। परफेक्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड, इसका मतलब ये होता है कि ये 100% रिफ्लेक्ट करेगा बीम्स को और ये 98% बीम को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब इस दोनों मिरर के इसमें 10:1 पे जो हीलियम नियॉन लेज़र का सब्स्टिट्यूट आया है, अब इसके अंदर प्रोसेस कैसी होगी, तो उस प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स जो एटम्स है उनको एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए यहाँ पर एक रेडियो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज हम लगाएंगे या एक सोर्स हम लगाएंगे यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी, जिसको RF से डिनोट कर दिया। रेडियो फ्रिक्वेंसी मैंने यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट कर दी। रेडियो फ्रिक्वेंसी से जब एटम एक्साइटेड स्टेट में आएगा तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पंपिंग प्रोसेस, पॉपुलेशन इन्वर्शन और पंपिंग प्रोसेस। इस पंपिंग प्रोसेस में क्या होगा, एटम सब्स्टिट्यूट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। वर्किंग अब हम देख रहे हैं हीलियम नियॉन लेज़र की। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हीलियम नियॉन लेज़र में हमने हीलियम और नियॉन का ही यूज़ क्यों किया। तो लेज़र बीम नियॉन से एक्साइटेड होती है, मतलब जो नियॉन है उसी से लेज़र बीम प्रोड्यूस होंगी। अब यहाँ पे हीलियम का क्या काम है, तो हीलियम जो है वो यहाँ पे पंपिंग प्रोसेस या पॉपुलेशन इन्वर्शन करने के लिए मदद करती है। हीलियम जो है वो नियॉन के एटम्स को एक्साइटेड करने के काम आता है। तो मेन हमारे लिए नियॉन ही है
और यहाँ पे तो अगर नियॉन को एक्साइटेड में लेकर जाना है तो यहाँ पे हमने हीलियम एटम का ही क्यों इस्तेमाल किया, कोई और एलिमेंट या कोई और एटम क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो वो इसलिए कि जब नियॉन का एनर्जी लेवल हमने देखा तो वो हीलियम के एनर्जी लेवल से बिल्कुल इक्वल लग रहा था। तो अब हमने इसीलिए हीलियम और नियॉन का चूज़ किया था और इन्हीं के इससे हम वर्किंग देखेंगे कि किस तरह से हीलियम और नियॉन वर्क करता है। तो अब देखिए कि हमने हीलियम की एनर्जी लेवल बनाएंगे ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। हीलियम का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी लगेगी कि एक एटम को एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी लगती है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नियॉन के मेटास्टेबल स्टेट जो कि हीलियम के एक्साइटेड स्टेट के पास है, मेटास्टेबल स्टेट और ये है ग्राउंड स्टेट और ये है हमारे लिए इसके लिए एक्साइटेड स्टेट। हीलियम की एक्साइटेड स्टेट नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट के बिल्कुल लगभग बराबर है, बट नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट पे जो नियॉन के इलेक्ट्रॉन को पहुंचना है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा पाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जब हीलियम को रेडियो फ्रिक्वेंसी से यानी एक्सटर्नल हम उसको एक्साइटेड करते हैं तो वो जाता है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यहाँ पर एक्साइटेड हो जाता है। जब वो यहाँ पर एक्साइटेड हो गया तो एक्साइटेड होने के बाद नियॉन के एटम से कोलाइड करेगा। नियॉन के एटम से जब कोलाइड करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, और जब इसको कोलाइड होगी तो कोलाइड की एनर्जी लगभग होती है कोलिजन में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये एनर्जी और ये एनर्जी ऐड हो जाती है तो इस एटम के पास 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाती है। हीलियम के एटम से एनर्जी नियॉन पर जाएगी, कोलिजन के बाद दोनों एनर्जी ऐड होगी, तब नियॉन एटम एक्साइटेड स्टेट मतलब कि मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगी। तो जब नियॉन के एटम्स इस तरह से एनर्जी लेकर यहाँ पर पहुंच जाते, पॉपुलेशन इन्वर्शन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तब यहाँ पर एक और एनर्जी स्टेट हमने दिया, ये अपन ने लिया E3, ये E2 और ये अपन ने लिया E1। E3 से जब ये पॉपुलेशन इन्वर्शन की प्रोसेस करके E2 स्टेट पर आते हैं, E2 स्टेट पर आने पर क्या होता है, यहाँ पर जो इनकी प्रोसेस होगी वो यहाँ पर लेज़र बीम क्रिएट करेगा। इस प्रोसेस से स्टिम्युलेटेड एमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी, जिसके वजह से लेज़र बीम बाहर निकलेगा। अब कुछ एटम जो E2 पर पहुंच जाते हैं और E2 से जब E1 की तरफ आते हैं वापस इस तरफ नीचे, तो यहाँ पर रेडिएशन लेस हो जाता है। मतलब कि यहाँ से लेज़र बीम क्यों नहीं निकलता, क्योंकि इन E1 और E2 के बीच जो प्रोसेस होती है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। और सभी को पता है स्टिम्युलेटेड एमिशन से ही लेज़र बीम बाहर निकलेगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन से लेज़र बीम बाहर नहीं निकलेगा। तो ये था लेज़र बीम का वर्किंग। जो स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो रेडिएशन बाहर निकलेगा वो रेडिएशन ग्लास ट्यूब जो पैरेक्स ग्लास का था वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारे पास सिर्फ स्टिम्युलेटेड एमिशन की तरह जो लेज़र बीम मिली है वही पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर से बाहर जा पाएगी। अब हम एक और बार इसका रिवाइज करवा देते हैं कि कुछ एटम्स हीलियम के ग्राउंड स्टेट में है, उसको 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में उसके पास एनर्जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, लेकिन जब वो नियॉन के एटम के साथ कोलाइड करता है तो कोलिजन में जो उसको एनर्जी मिलती है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इसमें ऐड हो जाती है। जब एनर्जी ऐड हो जाती है तो इसके पास, इस एटम के पास लगभग 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाती है। जैसे 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस नियॉन को मिल जाती है, वो एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में हो जाता है। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटास्टेबल में आ जाते हैं। उसके बाद प्रोसेस के दौरान E3 स्टेट से E2 स्टेट में जाते हैं, तब स्टिम्युलेटेड एमिशन होता है। स्टिम्युलेटेड एमिशन से ही लेज़र बीम बाहर निकलती है। अब वो कितने वेवलेंथ, कितने एंगस्ट्रॉम का निकलता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर इस लेज़र बीम की 6328 एंगस्ट्रॉम
कि वेवलेंथ बाहर निकल रही है, तो ये रेड कलर की वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है। और इसी तरह से ग्रीन कलर और इंफ्रारेड कलर्स भी जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।